आप सभी लोगों का। आज हम जो है एक कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। ये एक जातक की कुंडली है। इनसे हमारी मुलाकात जो है वो फेसबुक के थ्रू हुई थी और इस कुंडली के एनालिसिस के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको समझनी चाहिए। ये कुंडली को भी हम एक तरीके से वैवाहिक जीवन की आने वाली परेशानियों को देखते हुए एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो कुंडली है ये शुरू होती है 9 नंबर से। पहले भाव में 9 नंबर की राशि है और उन्हीं के स्वामी गुरुदेव 9 नंबर की ही राशि में विराजमान हैं। इसलिए हम यहाँ पे देख के ये कह सकते हैं कि सेहत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इस गुरु को भाव से देखें तो नवम भाव का भी साथ हासिल है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। इसलिए ये युति सूर्य और गुरु की ये बहुत अच्छी युति मानी जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि कहीं ग्रह अस्त तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है वो 19 डिग्री पर है, जबकि गुरुदेव जो हैं वो 28 डिग्री पर हैं। इस कारण से ये अस्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु जो है वो ठीक है, हेल्थ के हिसाब से ये कुंडली अच्छी है। एक चीज और बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये राशि तक के लिए ठीक है। भाव चलित में गुरु जो है ये 10वें भाव का प्रभाव देगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुरु जो है यहाँ पे धन के लिए एक अच्छा काम करेगा। अब हम चलें हमारे लगन के ऊपर, यानी फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट पे। वहां पे हमें मिला मूला नक्षत्र। मूल नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं केतु देव। अब आप देखें इस कुंडली में केतु देव जो हैं वो 12वें घर में विराजमान थे। 12वें घर में केतु विराजमान हैं तो आप सभी को मैंने पहले बता रखा है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी करेंगे। बेहतर है हॉस्पिटल से लिंक कर दें, बेहतर है विदेश से लिंक कर दें। कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि मेंटल टेंशन देती है, उससे बचने के लिए बेहतर होता है कि 12वां घर जो दूसरी पॉजिटिव एनर्जियों को दिखाता है हम उसकी तरफ मूव कर जाएं। तो होना ये चाहिए कि मुझे बोलना चाहिए आप विदेश चले जाओ और वहाँ पे अपना काम कर लो, लेकिन जब एक जातक बहुत लंबे समय से कहीं पे काम कर रहे हैं, वो काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, तो अब मैं ये सलाह भी नहीं दे सकता। यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सलाह दे सकता हूँ कि हाँ, आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम करो। आपको जो मानसिक परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। यही एक बेहतर सलाह इस समय हो सकती है। जब इस केतु को हम स्टडी करेंगे तो ये केतु अपने साथ साथ शनि के बहुत ही क्लोज कनेक्शन में है। देखिए 1 डिग्री पे केतु है और जो इनके शनि है वो भी 1 डिग्री पर है। विशाखा नक्षत्र। शनि और केतु का बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है। ये बहुत ही क्लोज कंजंक्शन, इतना क्लोज कंजंक्शन है कि ये चीज इनकी कुंडली में D9 तक, यानी कि किस्मत की कुंडली के अंदर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी। इतना क्लोज कंजंक्शन है। इसका मतलब केतु जब कोई कार्मिक डेप्थ दिखाता है तो शनि उस केतु से बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है। यानी इनका जो जन्म है ये एक तरह से किसी एक अपने पूर्व कार्मिक कर्ज को चुकाने के लिए ही हुआ है। यहाँ से हमें शनि केतु का कनेक्शन कॉम्बिनेशन इस बात को दिखाता है। साथ ही साथ इसमें बुध जो है वो भी बैठे हुए हैं। बुध उतना क्लोज कंजंक्शन में नहीं है, लेकिन उनकी भी मौजूदगी कहीं ना कहीं इस कुंडली में ये दिखाती है कि आपका जो कर्म है 10th हाउस और आपकी जो शादी है वो भी किसी न किसी रूप में एक कार्मिक डेप्थ से जुड़ी हुई है। एक चीज और है इस कुंडली में, वो ये है कि राशि परिवर्तन हो रहा है शनि और मंगल के बीच में। इस कारण से मंगल का भी कुछ प्रभाव केतु के साथ जुड़ेगा, एक तो राशि के तौर पे भी और दूसरा हाउस एक्सचेंज के कारण भी। यानी कि संतान का जो भाव है उसके मालिक मंगल और साथ ही साथ 12वें भाव नुकसान का जो स्वामी है वहां के भी, इन दोनों के स्वामी हो के मंगल भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसमें जुड़ी हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में आप देख रहे हो तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सीधे बताता है संतान से दूरी इसके कारण होगी, क्योंकि ये मंगल हाउस एक्सचेंज कर रहा है। आपके मैरिटल लाइफ में आपके वाइफ से दूरी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ का स्वामी होके ये अपने से छठे घर में चला गया है और केतु इसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो ये दोनों चीजें, संतान से दूरी और पत्नी से दूरी, ये एक कार्मिक डेप्ट सीधे सीधे नजर आता है इस कुंडली में। अब आगे की थोड़ी सी चर्चा की जाए कि बाकी चीजें कैसी हैं इस कुंडली में। तो इस कुंडली के अंदर
हम जब भाग्य में जाते हैं यानी कि D9 नवमांश में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इनका गुरु जो है वो वर्गोत्तम है। गुरु जो है वो एक ही राशि में मौजूद है दोनों जगह, किस्मत में भी और लगन कुंडली में भी, इसे हम कहते हैं वर्गोत्तम। तो कुंडली में अगर ग्रह वर्गोत्तम है इसका मतलब है कि गुरु अपनी ओर से सारी ब्लेसिंगें लेकर आया है। गुरु जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ा कारक है, वो है वेल्थ का। तो आपको एक अच्छी वेल्थ इस गुरु ने दी। आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे बिना खाए पिए भी काम करते रहते हो, ये आपका सबकॉन्शियस है, ये है शनि और केतु इसके कारण। और ये जो गुरु है ये आपकी मेहनत के कारण आपको एक अच्छी धन संपदा सब कुछ आपको प्रदान कर रहा है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो उच्च के हुए हैं और वो भी रोहिणी नक्षत्र में उच्च के हुए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। एक बात जो भी इस कुंडली को देख रहे हैं वो समझ लें, जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है ऐसा इंसान दिल का बहुत साफ होता है। भले वो आपके सामने आपकी बुराई कर दे कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी चीज को दिल में छुपा के नहीं रखेगा, वो इंसान जिंदगी में कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये खासियत होती है उच्च के चंद्रमा की। ऐसे लोग भले चंचल होते हैं, ऐसे लोग भले बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। ये जातक भी दिल के बहुत साफ है। इस चंद्रमा के साथ राहु का कनेक्शन आया है और राहु जिसके साथ जुड़ेगा उसको बढ़ा देगा, तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब ये कुंडली साफ इशारा करती थी 7th हाउस जो है शादी के लिए हम देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, उसका जो मालिक है बुध वो अपने से षडाष्टक छठे घर चला गया था। उसके अलावा सूर्य जो कि एक क्रूर ग्रह है उसकी क्रूरता वाली दृष्टि भी 7वें भाव पे थी। इसके अलावा केतु के साथ ये बुध का जुड़ जाना, ये तीन फैक्टर साफ इंडिकेट कर रहे थे मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस आनी थी, इसलिए वाइफ आपसे दूर हटी। साथ ही साथ ये जो 7वां भाव है, 7वें भाव का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो अपने को मिल रहा है राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में। और राहु भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने से 12वें चला गया है, इसलिए ऐसा पहली दृष्टया दिखता है कि शायद इस कुंडली में डाइवोर्स हो जाए। लेकिन क्योंकि एक कार्मिक बंधन जुड़ गया है राहु और केतु का, इसलिए अभी तक आपका कोई भी डाइवोर्स नहीं हो सका। और मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे ऐसा लगता है कि चीज ब्रेक अगर होगी तो तब होगी जब ये राहु की उम्र आएगी, यानी कि तकरीबन 42 की एज के आसपास जाके शायद ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। क्योंकि ये सवाल मैरिज लाइफ का है, इसीलिए सभी दर्शकों को एक बात क्लियरली समझनी होगी, जब भी कोई सवाल मैरिज के साथ जुड़ता हो तो लगन कुंडली से 7वां भाव देखना ही देखना है, उसके अलावा सूर्य से भी 7वां भाव देखना ही देखना है, और चंद्रमा से भी 7वां भाव देखना ही देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। लगन कुंडली से अगर कहीं पे प्रॉब्लम है इसका मतलब है कि सेपरेशन फिजिकल लेवल पे है। ठीक दूसरा केस होता है जहाँ पे कि सेपरेशन फिजिकल लेवल पे तो नहीं है, लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन सूर्य कुंडली से डाइवोर्स जैसी कंडीशन होती है तो भी क्या होता है, आत्मा मैच नहीं करती, मिलन नहीं होती, और घर में रह के भी चिड़चिड़ रहते हैं दोनों साथ में, उसके बाद भी उनकी लाइफ चल रही होती है। तीसरा केस होता है कि लगन कुंडली तो डाइवोर्स दिखा देती है लेकिन चंद्र कुंडली नहीं तोड़ना चाहती, तो इंसान दूर हटके भी अपने मन से उनको नहीं हटा पाता। इस कुंडली में कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। इस कुंडली में चंद्र कुंडली को जब हम लेकर आए तो चंद्र कुंडली से हमने देखा कि इनका जो शनि है वो बैठ गया है इनके सप्तम भावों में। अब शनि की एक खासियत है, शनि जिस भाव में बैठता है ना उस भाव को अपना पूरा बल दे देता है कि उस चीज से वो कहीं हटने नहीं चाहता, छूटना नहीं चाहता। शनि एक बाउंड्री बनाता है, एक रिस्ट्रिक्शन बनाता है कि नहीं इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। इस कारण से केतु के साथ होने के बाद भी केतु भी यहाँ शनि की तरह ही काम करेंगे। इस कारण से यह इंसान भले इनकी वाइफ इनसे दूर जा चुकी है इसके बाद भी उनको अपने मन से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा भी उच्च का राहु के साथ और ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ पे शनि ने सप्तम भाव को पकड़े रखा था, और यही कारण था इन्होंने जब मुझे कुंडली दिखाई मैंने कहा था कि शादी का टूटना तो ठीक है लेकिन आपका जो एक उसकी तरफ आपका एक इमोशनल टच है वो आपको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे ये चीज टूटना मुश्किल है। अगर टूटेगी भी तो वो तब टूटेगी जब कोई सवाल ईगो पर आ जाए
या एज ऑफ 42 के आसपास राहु ऐसा काम करा पाए तभी टूटेगी, वरना नहीं टूटेगी। ये कार्मिक डेप्ट है। यहीं पे आप देखिए मंगल के साथ क्योंकि शनि ने राशि परिवर्तन की है, तो ये कुंडली ना दिखते हुए भी लगन से भी और चंद्रमा से भी मांगलिक है। इस कारण से यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक मंगल का प्रभाव, मांगलिक प्रभाव भी इस कुंडली में काम कर रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। चंद्र कुंडली से भी और लगन कुंडली से भी, क्योंकि ये कनेक्शन बना हुआ है, इस कारण से ये हाउस एक्सचेंज इस कुंडली को इनडायरेक्टली मांगलिक कुंडली बनाता है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बार चलते हैं हम इनकी किस्मत वाली कुंडली के अंदर, वहां पे देखते हैं कि किस्मत क्या कहती थी। 5 नंबर है यहाँ पे 9वें भाव में, यानी कि सूर्य को हमें लेना था। हमने जब सूर्य को लिया तो देखिए क्या हुआ। जब हम सूर्य को स्टडी करने जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे सूर्य ठीक है, लेकिन सूर्य जिस भाव में बैठे हैं उसका स्वामी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं पे नीच हो गया। ये जो आपका बुध है वो 6 नंबर भाव का स्वामी है, वो नीच हुआ और अपने ही राशि को दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वाली कुंडली में वापस आ जाऊं तो ये इनका 7th हाउस है, इसका मालिक है ये मरकरी, और ये कहीं ना कहीं 10th हाउस है, इसका मालिक है ये मरकरी। मरकरी का यहाँ पे नीच हो जाना इस चीज को दर्शाता था कि मैरिटल लाइफ के अंदर या प्रोफेशन के अंदर किसी एक एरिया में तो वो ट्रबल जरूर कर देगा। यहाँ पे भी यही हुआ है। ठीक है, प्रोफेशन के अंदर ट्रबल क्यों नहीं आई? प्रोफेशन के अंदर ट्रबल इसलिए नहीं आई क्योंकि इन्होंने अपना खुद का कोई बिजनेस नहीं बताया। ये एक तरह से बोले मैं कहीं अपना जॉब जैसा कुछ करता हूँ, तो शनि के साथ जो कनेक्शन था इसलिए ये 12-12 घंटे 18-18 घंटे भी काम कर लेते हैं। वो शनि के कनेक्शन के कारण वहां पे प्रॉब्लम शनि ने नहीं आने दी। लेकिन ये जो बुध था, ये जो 7th हाउस था, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, देखिए इसीलिए यहाँ पे 7th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, बहुत ज़्यादा उसने अपने लिए प्रॉब्लम बना ली। तो ये कारण था मैरिटल लाइफ के डिस्टर्बेंस के अंदर। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको अब ये कुंडली देख के बात समझ में आ गई होगी। हम जब इस भाव में आए हैं, 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से छटे गया, यानी कि एक तरह से दुश्मन बिहेव करने लगेगा वो, और इसकी जो आत्मा है आद्रा नक्षत्र की राहु, वो भी अपने से बाहर में चली गई। इस कारण से ये परेशानी आई। लेकिन चंद्रमा से क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि इमोशनली आप उनको छोड़ नहीं सकते, चंद्रमा से बिल्कुल सामने शनि मौजूद है, ये कारण है कि ऐसा हो रहा है। अब सवाल था कि क्या दूसरा विवाह, तो दूसरे विवाह में हम ये कह सकते हैं कि मंगल शुक्र की होती है, हाउस एक्सचेंज होगा तो शनि और शुक्र का कनेक्शन बनता है। शनि और शुक्र का कनेक्शन बनता है तो ऐसी कंडीशन में शुक्र, क्योंकि एक पुरुष के जातक की कुंडली में स्त्री कारक होता है, तो शनि के साथ उसका कनेक्शन दूसरा विवाह दिखाता है। तो यस, इस कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना भी है। लोगों का ऐसा मत है कि जब दूसरा विवाह होता है तो उसको 9वें भाव से देखना चाहिए, पर मैं मानता हूं कि जो उन्होंने एक भाव के बारे में बताया है, भाव वही रखना चाहिए। 7वें भाव के बारे में बात की है तो हमें 7वें पे ही रखना चाहिए विवाह की बातों को। उनको ऐसे घुमाना नहीं चाहिए कि 15 शादी कर लें तो 15 घर जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी एक पिछले वीडियो में जब एक जातिका की कुंडली का एनालिसिस किया था तब भी मैंने समझाया था, वहां पे सेकंड मैरिज तो हुई, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि भाव का स्वामी वहां से गलत है तो भी उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल आ रहा है। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपकी जिंदगी में जो एक कर्म आपको दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की भलाई वाले काम कर सको, एनजीओ वाले काम कर सको, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में धन संपदा कमा सको, इसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म जब उस कर्म के लिए हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका पार्टनर को आप उतना समय नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में जिस रिलेशन में आप हैं उसमें भले अभी डाइवोर्स नहीं आया है, आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको नहीं उन पे वेट करने के लिए देना चाहिए कि वो आगे बढ़े, नहीं तो आप तो तकरीबन तकरीबन 42 के बाद ही जाके कहीं ब्रेक करोगे। इसके पहले आप तो अभी ब्रेक करने की स्थिति में हो भी नहीं, मन से दूरी नहीं बना पा रहे। दूसरी बात ये कि जब ये परिस्थिति दिख रही है तो मैं यही कहूँगा कि अपना पूरा ध्यान अपने इस तरीके से लगाइए कि अपने कर्म पे जो आप करते ही हैं 14 घंटे 16 घंटे उस पर लगे रहिए और दूसरों की किसी उसमें सेवा करते रहिए। तो क्या है कि
आपका जो कभी कोई फ्री टाइम निकल भी जाए, वैसे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी है, नहीं निकलता, अगर वो निकल जाए तो वो किसी और की भलाई में वहाँ पे वो काम होता रहेगा, चलता रहेगा, ये सिचुएशन है। और अगर ये कार्मिक डेब्ट है तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। आपकी जो पत्नी है वो भी वापस आ सकती हैं, इससे अभी इनकार नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मैं इस समय यही कहूँगा कि हमें थोड़ा संयम के साथ इंतज़ार भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन से चीज़ें दूर नहीं होंगी तब तक आप किसी और के साथ जुड़ेंगे नहीं। शादी सिर्फ फिजिकल रिलेशंस का एक संबंध नहीं होता, इसमें मन से भी संबंध बनना ज़रूरी है। इसी कारण जब तक ये मन से संबंध ही नहीं टूटेगा, आप दूसरे के साथ शादी कर भी लोगे तो वो दूसरे की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। आप भी नहीं चाहते करना, और मैं भी इस समय यही सलाह दूंगा कि अभी कोई जड़ हल वो नहीं करना है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। जब कुंडली उस समय पे वो परिस्थिति बनाए तभी उसमें हम आगे जाएंगे, आज की तारीख में हम उस पर आगे नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि जब बात ईगो पे आएगी तभी हम इस चीज़ को टूटते हुए देख सकेंगे, तो उसका असली कारण ये है कि जो आपकी कुंडली है उसमें जो D30 का चार्ट है वो बता रहा है कि 7वें घर में सूर्य विराजमान है। जब तक कि आप बात को अपने ईगो पर नहीं ले आओगे तब तक आप भूल के भी कभी इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाओगे, और अभी तक आप उसको ईगो पे नहीं ला पा रहे क्योंकि आपका चंद्रमा उच्च का है, आप दिल से आज भी बहुत अच्छे कनेक्टेड हो। इसीलिए आपके सवाल का जवाब कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा थोड़ा समय हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब तक आप मन से उनको दूर नहीं कर सकते तब तक किसी और के साथ जुड़ने का भी मतलब नहीं है। तो तकरीबन तकरीबन 42 की एज तक हम थोड़ा सा वेट कर देंगे। ज़िंदगी क्या परिस्थिति दिखाती है इसको भी एक बार देखते हैं, क्योंकि ये कार्मिक डेप्थ जुड़ रहा है, राहु केतु का कनेक्शन जुड़ रहा है, इस कारण से हमें इसको मान के चलना चाहिए। प्रोफेशन के मामले में तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुध 12वें घर में है और शनि के साथ बुध का कनेक्शन है, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है, इस कारण से आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसको बारे में बताने की तो मुझे कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। जहाँ तक दशाओं की बात करूँगा तो आपके ऊपर गुरुदेव की दशा है 2033 तक, और उसके आगे शनिदेव की दशा है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कभी कोई काम ना कीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये जो आपने इतनी अच्छी धन संपदा कमाई है वो दूसरों के गलतियों के कारण आप उनको दान देकर नुकसान उठा लें, बस इसका ध्यान रखिएगा। और ये भी आपको 2033 से 52 के बीच के लिए बोल रहा हूँ कि इमोशनल नेचर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपके इमोशन का कोई मिसयूज़ करे ऐसा मत होने दीजिएगा। अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइएगा, बस यही मेरी आपको सलाह होगी। बाकी आपकी कुंडली अच्छी है, आगे की चीज़ें भी अच्छी हैं। हाँ, शनि 12वें में है, थोड़ा सा हमें सेहत पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे जाके वो आपकी सेहत को कहीं ज़्यादा मुश्किलों में ना लाए। सो आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल रह गया तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको उसमें भी पूरा गाइड ज़रूर करूँगा। सो थैंक्स फॉर टुडे।